साकिब बशीर साहब, पहले तो ये बता दें कि क्या ये गैर मामूली बात है इस मीटिंग का होना, और दूसरा शॉर्ट ऑर्डर का ना आना, ये गैर मामूली बात है? मेरे ख्याल में दोनों गैर मामूली नहीं है। उसकी वजह यह है कि 13 जजेस थे और जो प्रोसीडिंग्स हमने देखी 8 समातें हुई हैं, तो 8 समातों में तकरीबन 3-4 किस्म की ओपिनियंस पाई जा रही थी। मतलब एक किस्म के जजेस ऐसे थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो मेंबरान हैं उनका मैंडेट है, ये उन्हीं को ही मिलना चाहिए। एक ओपिनियन ऐसी भी थी कि नहीं, ये तो पीटीआई तो आज़ाद, पीटीआई ख़त्म तो हुई थी नहीं, उसको आज़ाद डिक्लेयर किया, इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह की वजह से ये आज़ाद बन गए, तो ये पीटीआई की तरफ भी जा सकती हैं। तो ये डिफरेंट ओपिनियन है। फिर एक ओपिनियन ये थी कि टेक्स्ट बड़ा वाज़े है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, तो टेक्स्ट को हमने देखना है, हमने सर्कमस्टांसिस को नहीं देखना, तो वो भी एक ओपिनियन है। अब जो चौथी ओपिनियन ये हो सकती है कि ये किसी को भी ना दी जाए, तो ये जी बिल्कुल, ये 4 किस्म की ओपिनियन तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। फिर 13 जजेस, उनकी अलग अलग आरा, तो मेरा ये ख्याल है कि मुख्तसर फैसला सेम डे ना आना कोई बहुत ही गैर मामूली नहीं। जो आज की मुशावरती मीटिंग है वो इसी तरह ही है, 3, 5 या 7 जज जब केस सुनते हैं तो उनकी मीटिंग्स आपस में होती रहती हैं। हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो रिपोर्ट नहीं करते कि उनकी मीटिंग को चल रही है। आज रिपोर्ट हो गया, बस आज रिपोर्ट हुआ है, रिपोर्ट होना गैर मामूली बात है। रिपोर्ट होना गैर मामूली है। डेफिनेटली उन्होंने इकट्ठा बैठना ही था, वगर ना एक और भी सिचुएशन है कि 13 जज हैं, हर जज जो अपनी अपनी एक जजमेंट लिखना शुरू कर दे तो आखिर में पता चले ये तो 5 किस्म की जजमेंट है, फिर सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़े कि ये जजमेंट है क्या एक्चुअली ना। तो ये एक बड़ा एक फिर इसके असरात है। इंपैक्ट की बात जस्टिस मंसूर अली शाह बात कर रहे थे, इंपैक्ट और आंखें बंद हम नहीं कर सकते, तो ये बड़े असरात हैं इसके, जो पॉलिटिकली जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है मुल्क का, उसके साथ बड़े गहरे असरात हैं। ये 1, 2 या 3 नशिस्तें नहीं, अगर ऐसा मामला होता तब तक फैसला आ चुका होता, ठीक है एक्स को देनी है या वाई को देनी है दे दें, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा कि वहां 2/3 मेजॉरिटी चली जाएगी और गवर्नमेंट जो है वो आईनी तरमीम लेकर आप जब इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं साकिब साहब, तो उसमें एक ये भी तो मामला है ना कि जजेस के की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला भी तो इस फैसले से जुड़ा हुआ है, तो इस लिहाज से तो फिर जजेस का अपना भी इंटरेस्ट जो है वो इस फैसले के साथ जुड़ा है, तो फिर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जब बेंच बना था शुरू में, जब जो फुल कोर्ट था, पहले लार्जर बेंच का बनना था, फिर फुल कोर्ट था, तो ये जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के हवाले से भी ये बात आई थी कि वहां पे भी ये चीज डिस्कस हुई कि इस ये फुल लार्जर बेंच बने या फुल कोर्ट बने तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे फ्यूचर में। अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये नशिस्तें मिल जाती हैं तो वो तो आईनी तरमीम भी कर सकते, वो आईनी तरमीम तैयार करके बैठी हुई है, 3-3 या 2-2 साल मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए। और सबसे बड़ी जो आईनी तरमीम है वो ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फिक्स करना मकसद है कि वहां पर वो कह रहे हैं कि बैनो सूबाई जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, मैं कुछ लोग मुझे कहते सुनेंगे इसी शहर में कि अगर जो है वो उनको मखसूस नशिस्तें हुकूमत वक्त को मिल गई, जुडिशरी के ऊपर इस फैसले के अपने ऊपर भी एक इंपैक्ट होने जा रहा है। बिल्कुल इंपैक्ट होने जा रहा है। अगर जुडिशरी फिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होगी उसको कैसे देखेगी कोई, क्योंकि 3 मतलब स्टेक होल्डर तो वो अलग अलग, जुडिशरी है, अदलिया है, मुकन्नना है, एग्जीक्यूटिव है, अलग अलग जो चीजें हैं, इसको अब कैसे उन्होंने एक लाइन जो है वो ड्रा की हुई है, उस लाइन से इधर नहीं होना, इन्होंने उधर नहीं जाना, तो बहुत इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए फोकस है सारे, और इसलिए जजेस भी मेरे ख्याल में इन डेप्थ इसको देख रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में वो अपने प्रोसीडिंग्स देख ली होंगी, उन प्रोसीडिंग्स में लीगल बात भी हो रही थी और जो सर्कमस्टांसिस है उन पे भी बात हो रही थी। 13 जनवरी का फैसला तो कोई भूल ही नहीं सकता कि जिसमें वो बल्ले का निशान जो है वो लिया गया था। आखिरी बात मैं करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को जो 13 जनवरी का जो फैसला है, जब से वो फैसला आया है आज तक वजाहतें जारी हो रही हैं और आगे भी वजाहतें जो है वो चलती रहेंगी। बेहतर मेरा ख्याल ये है कि कोई ऐसा फैसला हो कि सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर में उसकी वजाहतें ना देनी पड़े। अच्छा, ये ऐसा फैसला क्या? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप एक मीटिंग का हवाला दे रहे थे साकिब साहब, जरा कह दीजिए। जी, रूल्स कमेटी की मीटिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उसको हेड कर रहे थे, तमाम जो चीफ जस्टिस थे और दीगर जो मेंबरान थे वो भी थे, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ उस मीटिंग में मौजूद थे। जब वो रूल्स के हवाले से डिस्कशन शुरू होने लगी तो उन्होंने कहा जी मैं एक बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा आप अभी ये लाहासिल मशक होगी कि हम पूरी एक डिस्कशन करें, क्योंकि एक जुडिशल पैकेज जो है वो हुकूमत सोच रही है कि आईनी तरमीम के जरिए हम लाना चाह रहे हैं, अगर वो लाएंगे तो ये तो गैर मौसर हो जाएगा। तो ये रिकॉर्ड पे उन्होंने ये बात की हुई है। बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब के उस लेटर का मैं हवाला दे रहा था,
और एक बार फिर अगर वो लेटर आप स्क्रीन पर देख लें जो उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें उन्होंने हवाला दिया है एक जजमेंट का, और वो जजमेंट क्या है, वो जजमेंट भी मैंने आपको उसका जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो पढ़ के दिखाया है कि जिसमें जस्टिस गुलजार साहब ने जस्टिस काजी फाइसा साहब को कहा था कि उन्हें इंसाफ के मफाद में ये होगा कि फाइसा इमरान खान का कोई केस ना सुने। साकिब साहब, क्या राय है आपकी इस पर? इसमें एक तो जो ये जजमेंट मैं देख रहा था, तो इस जजमेंट में बुनियादी तौर पर ऑब्जर्वेशन है, जो फैसला है वो नहीं है। ऑब्जर्वेशन है उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनकी ऑब्जर्वेशन है। तो ये बाइंडिंग नहीं है काजी फैसला? मेरा ख्याल है बाइंडिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैराग्राफ 6 है इसमें तो ये ऑब्जर्वेशन दी है, और 7 में जाकर उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया है। तो इसमें जो इसकी लैंग्वेज है वो भी यही बता रही है कि उनको चाहिए कि वो ना सुने, कि उसमें अनबाइस होना चाहिए। तो इमरान खान ने फिर इस फैसले का हवाला गलत दिया है? नहीं, वो फैसले का उन्होंने कोई ना कोई अखलाकी बाइंडिंग है, एक्सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट आप इसको कह सकते हैं, कि अखलाकी बाइंडिंग आप इसको कह सकते हैं, कि उस वक्त जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने लिखा था कि आपने, क्योंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई पिटीशन फाइल की है या उनके खिलाफ लिखा है, तो इसलिए आप अखलाकी तौर पर ये केसेस ना। मलिक अहमद खान साहब भी हवाला दे रहे थे, वो कहते हैं कि जी सरीना साहिबा का जो है वो उनका भी एक एक्शन या दरखास्त मौजूद है, जो वो चाहते थे कि एक्शन लिया जाए। और नहीं, असल में एक और चीज़ भी बड़ी अजीब ही है। वैसे पीटीआई बाज़ औक़ात जो है वो अदालतों के बाहर डिफरेंट उनकी पॉलिसी होती है और अदालतों के अंदर मुख्तलिफ होती है। इन्होंने बहुत कोशिश की कि मखसूस नशिस्तों के केस में जो है वो इतराज़ किया जाए चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर, लेकिन फैसल सिद्दीकी ने कैटेगोरिकली कह दिया कि अगर किसी ने इतराज़ करना है तो फिर मैं वकील नहीं होऊंगा, तो फिर जो है वो इतराज़ नहीं किया गया। फिर हमने ये भी देखा, जो मतलब वो जो हवाला दे रहे थे तो बहुत पुरानी बात है, अभी ये 13 जनवरी तो गुजरे हुए भी 5-6 माह हो गए हैं, तो कब इन्होंने कोई रिटर्न में कोई एप्लीकेशन कभी फाइल की थी? आज की है ना। तो आज से 3 हफ्ते पहले तो इमरान खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 हेयरिंग्स में आए। उस वक्त हमें यह था कि शायद, क्योंकि खान साहब मुख्तलिफ जो है वो अपनी मीडिया टॉक्स में अडयाला जेल में भी, और उनकी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें भी ये बात आती थी कि हमें जो है वो इतराज है, उनको नहीं बैठना चाहिए। तो मुझे ये था कि शायद खान साहब जब आएंगे, आज ये खत लिखने की वजह क्या मालूम होती है? 35 मिनट उन्होंने बात की, तो उन्होंने तो इतराज नहीं किया, उन्होंने सुना भी सुप्रीम कोर्ट ने। आज खत लिखने की वजूहत 2-3 है मेरी नज़र में। एक तो जो उनका मतम नज़र तो ये होगा कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया जाए, और दूसरा 2 बड़े केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं जो इमरान खान के खिलाफ हैं, एक साइफर का और एक टेरियन वाइट केस। इन दोनों को चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और आने वाले अब मुस्तकबिल करीब में या बाइद में 1-2 मंथ में उसके बेंचेस बनने हैं। तो ये एक पोजीशन हो सकती है कि उन बेंचेस में ये ना बैठे। मतलब एक तो होता है कि बेंच में आप बैठ के तो रिक्यूजल डाल दी कि आप जो है वो बेंच, फिर जज ने डिसाइड करना है, तो ये जज की जवाबदीद है कि वो बेंच से हटे ना हटे। अभी 6 दिन पहले आपने देखा होगा कि नियाजुल्लाह नियाजी, उन्होंने ओपन कोर्ट में ये कहा और उन पे एतराज कर दिया कि आप जो है वो केस ना सुने, लेकिन उन्होंने सलमान अकरम राजा से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है, और उसके बाद उन्होंने केस सुना भी, स्टे भी ग्रांट कर दिया। तो इसलिए ये स्वाबदीद जज की है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए उन्होंने किया है कि 2 बड़े अहम केसेस हैं। साइफर का केस आपको पता है कि बहुत इमरान खान के खिलाफ, मैं ये समझता हूँ 9 मई के केसेस तो डिफरेंट हैं ही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केस वो साइफर का केस था। उसमें उनकी बरियत हो चुकी है। अब उनको यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं दोबारा से उसको किसी नए एंगल पे ना ले जाए, या टेरियन वाइट केस को किसी नए एंगल पे ना ले जाए। तो ये एक मुमकिन तौर पर मेरा ख्याल है कबल अज वक्त इकदाम हो सकते हैं। इससे पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे, जस्टिस उमर बंदयाल साहब, उनके सामने भी उस वक्त की जो यानी पीडीएम की हुकूमत थी, उन्होंने भी एतराज़ात इलेक्शन के जो केसेस चल रहे थे अदम एतमाद का इजहार किया था, लेकिन उसको भी रिजेक्ट किया जाता रहा। और अभी शाहरुख अर्जुमन साहब ने भी जो है खबर मानकर की दरखास्त के मुझे आप पर एतमाद नहीं है, पहले उन्होंने रिजेक्ट की थी, बाद में फैसला सुनाने वाले दिन उन्होंने उसको नहीं। ये सबसे मशहूर केस तो ये मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, जहाँ पे सरदार तारिक मसूद साहब उन्होंने एक तो रिजेक्ट की थी, उनको जब इतराज हुआ कि आप तो ओपिनियन दे चुके हैं, रिजेक्ट की अपील में, और साथ ही उनको स्टे भी दे दिया। सही है, और वो स्टे आज तक चल रहा है। NA-47 पर तारिक फजल चौधरी साहब, शोएब शाहीन साहब आए, वो एक तो टाइम बार्ड की जो बहस हो रही है, आप एक तो मुझे ये मुख्तसरन ये बता दें कि ये टाइम बार्ड है जो तारिक फजल चौधरी साहब क्लेम करते हैं, और दूसरा ये मामला अब किधर को जा रहा है, क्योंकि फॉर्म 45 किस वक्त अपलोड किया गया, उसकी टाइमिंग, उसका पूरा रिकॉर्ड मांगा गया, कहाँ जा रहा है केस? अच्छा, टाइम बार्ड की जो बात है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डिसाइड करना है, लेकिन इनकी जो इलेक्शन पिटीशंस थी वो विद इन जो है वो 45 डेज हो गई थी, किसी की 40 डेज, किसी की 42 डेज में। लेकिन जो उस पर ऑब्जेक्शन आ रहा है वो ये है कि इन्होंने वापस ली
और रजिस्ट्रार ऑफिस ने इनको 7 दिन में कहा तो 7 दिन में इन्होंने दोबारा जो है वो जमा नहीं करवाई, बल्कि 10 दिन में करवा दी या इस तरह करके। वो अली बुखारी जो है उनकी पटिशन पर इस तरह किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, बाकी 2 पटिशन जो है उन पर ज़्यादा जो है वो इतराज़ है, लेकिन वो ये मानते हैं कि 45 डेज में हो चुकी पहले फाइल हो चुकी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, तीनों MNAs मुस्लिम लीग नून के वो उन टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं, फॉर्म 45 की तरफ वो नहीं आ रहे। कल राजा खुरम नवाज उन्होंने जो मतीउल्लाह जान साहब के साथ इंकशाफ किया, और खौफनाक इंकशाफ है कि उन्होंने फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसर से तस्दीक करवाई है। तो ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने रिटर्निंग अफसर से अलग, जो उम्मीदवार हारे हुए हैं जीते हुए हैं उनसे अलग, इलेक्शन कमीशन से अलग फॉर्म 45 मांगे हैं ताकि उसका मवाजना जो है वो किया जा सके। तो रिटर्निंग अफसर कैसे तस्दीक कर सकता है कि जब वो प्रिजाइडिंग अफसर से आपने लेने थे और आपके जो एजेंट्स थे उनके दस्तखत जो है वो होने थे। दूसरी और सबसे बड़ी अहम चीज़, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये तकरीबन 70 करोड़ के करीब पैसे लगाए गए, इलेक्शन कमीशन ने तशहीर की उसकी। मैं हैरान हो गया हूं कि मैं लिखा भी है कि 6 फरवरी का वो जो उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस EMS सिस्टम के, उनका आप आज भी वो पढ़ें इंटरव्यू तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त सिस्टम है, इसका इंटरनेट के साथ ताल्लुक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी ये कहता रहा है। आज उन्होंने कह दिया कि इस्लामाबाद में, सिंध, बलोचिस्तान या किसी और जगह नहीं, इस्लामाबाद के तीनों प्रिजाइडिंग अफसरान ने कोई फॉर्म 45 अपलोड ही नहीं किया। मैं हैरान हूं कि फॉर्म 45 अपलोड होना था, उस पर टाइम आना था, फिर यह है कि अगर वो उनका सिस्टम फिर किस लिए लगाया सिस्टम ना मसला होता तो व्हाट्सएप उन्होंने करना था, लेकिन एक टाइम आ जाना था कि इस टाइम पे ये सारा कुछ हुआ है। अब उन्होंने कहा चलें इसको छोड़ दें कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया। रिटर्निंग अफसरान को जब प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 दिए तो उन्होंने कब अपलोड किए उसकी टाइमिंग वो दे दें। उस तरफ रिटर्निंग अफसर का वो आ ही नहीं रहा वकील, उनको जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जैसे जहांगीरी उनको कहना पड़ा कि आप सिविल सर्वेंट हैं, आप क्यों पार्टी बन रहे हैं, आप तो फ्री क्यों बन रहे हैं। आपको कहा है कि आप लेकर आए फॉर्म 45 जो अपलोड हुए हैं, जो जहां टाइमिंग लिखी होगी उसे पता चल जाएगा, लेकिन वो रिलक्टेंट हैं, कंफ्यूज हैं, ना इलेक्शन कमीशन उस तरफ जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में अगर ये चीजें खुल गई तो इसके असरात पूरे मुल्क पे आने हैं। सही है।